हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं हंसराज आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान के पाठ के अंतर्गत हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम पहले के जो बिंदु थे जिन पे हमने चर्चा की थी उनका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हमने बात की थी कि भारतीय जो संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। और भारतीय जो संविधान है उसका जो निर्माण किया गया था वो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया था। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और सबसे पहले हमने ये देखा था कि संविधान होता क्या है। संविधान क्या होता है? संविधान के अंतर्गत जो है हम ये कहें कि संविधान का जो मतलब होता है, संविधान लिखित नियमों, क्या होता है? लिखित नियमों व कानूनों का, लिखित नियमों या कानूनों का वह दस्तावेज होता है, वह दस्तावेज होता है। क्या होता है? दस्तावेज। वह दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी देश का क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है। विद्यार्थियों, जो संविधान होता है, संविधान शासन व्यवस्था को जो है निर्धारित करता है। इसके अलावा शासन और जो हम ये कहें कि संविधान ही जो होता है वो शासक और शासितों के बीच में संबंधों का क्या करता है? निर्धारण करता है। अर्थात जनता और सरकार के संबंधों का जो निर्धारण किया जाता है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सरकार के जो 3 अंग होते हैं, 3 अंग सरकार के हम अंगों की बात करते हैं। विस्तृत रूप से जब हम पढ़ेंगे तो सरकार के गठन, सरकार के अंगों के बारे में वहाँ अपन चर्चा करेंगे। सरकार के अंग। तो सरकार के अंग जो हमने बताए थे, सरकार के 3 अंगों की बात की थी कि जो सरकार होती है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है। पहला जो अंग होता है सरकार का वो कौन सा होता है? व्यवस्थापिका। सरकार का जो पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? और विधायिका भी बोल सकते हैं, व्यवस्थापिका। और दूसरा जो अंग होता है वो कार्यपालिका होता है। और तीसरा जो अंग होता है वो न्यायपालिका होता है। अर्थात जो सरकार होती है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। कितने अंगों से? 3 अंगों से मिलकर के बनती है। तो विद्यार्थियों, सरकार राज्य का मूर्त रूप होती है। सरकार जो होती है किसका मूर्त रूप होती है? राज्य का। अर्थात राज्य के जो लक्ष्य होते हैं, किसके लक्ष्य? राज्य के लक्ष्य व उद्देश्यों को पूरा करने का जो काम करती है वो कौन करती है? सरकार करती है। अर्थात सरकार जो होती है वो राज्य के जो इच्छाएं होती हैं, राज्य की जो विल होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको लागू करती हैं। तो इस तरह से संविधान जो है प्रत्येक देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। और संविधान के माध्यम से ही जो है शक्तियों का क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, हमने ये पढ़ा था कि भारतीय, विशेष रूप से जो है हम अभी जो बात करने जा रहे थे उसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान के जो है भाग पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान के भाग, अर्थात भारतीय संविधान में टोटल जो भाग हैं वो कितने हैं? 22। और मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद और 22 क्या थे? भाग। 8 क्या थी? अनुसूचियाँ। बाद में 4 और जोड़ी गई, तो अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है, ये संविधान के अंतर्गत। अब भारतीय संविधान के जो भाग था फर्स्ट, भारतीय संविधान का भाग कौन सा? भाग फर्स्ट भाग के अंतर्गत जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का क्या कहा गया है? संघ कहा गया है।
राज्यों का संघ कहा गया है और अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 तक विस्तृत रूप से जो है इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हमने बात की थी कि भारतीय संविधान का जो भाग 2 में क्या है, इसका जो विषय है वो नागरिकता है। नागरिकता के प्रकारों के बारे में हमने देखा था और नागरिकता का जो आर्टिकल जो है ये 5 से लेकर के 5 to 11 तक हैं, 11 तक हैं। और भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 3 के अंतर्गत क्या है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार जो है आर्टिकल जो है 12 से लेकर के और 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। इसके बाद में भाग जो 4 आता है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे भाग 4 के अंतर्गत। और भाग 4 में जो है क्या आते हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अर्थात सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से हमारी ड्यूटीज होती हैं राज्य के प्रति, उसी प्रकार से सरकार की भी ड्यूटीज बनती हैं कि इस प्रकार की जो नीतियां होती हैं, लोक कल्याणकारी जो पॉलिसी होती हैं उसको लागू करें, ताकि अधिक से अधिक जो हमारा जो जन कल्याणकारी जो राज्य हैं, राज्यों के प्रकारों के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि उनको लोकतांत्रिक राज्य और जन कल्याणकारी राज्य के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से लेकर के 36 to 51 बाद में जो है संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा भाग 4 का। और 4 का में क्या है, 4 का में मूल कर्तव्य है। क्या है विद्यार्थियों, मूल कर्तव्य। और जो मूल कर्तव्य हैं इधर 51 का में जोड़े गए। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जो मूल कर्तव्य हैं ये कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनको हमारे संविधान के अंतर्गत क्या किया गया था, शामिल किया गया था। नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कहाँ से प्रेरित हैं, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। विद्यार्थियों कहाँ से प्रेरित हैं, आयरलैंड के संविधान से। और जो मूल कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से प्रेरित हैं, जो कि 4 क में है। और प्रारंभ में जो है नागरिकों के जो मूल कर्तव्य जो निर्धारित किए गए थे, कितने बताए गए थे प्रारंभ में मूल जो कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो कितने जोड़े गए थे विद्यार्थियों, 10। ठीक है, कितने थे, 10। बाद में सन 2002 में 11वां और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। और जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था, 86वां। कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया कि प्रत्येक माता पिता, अभिभावक, संरक्षक चाहे जैसी भी स्थिति में हो, अपने 6 से लेकर के और 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से मूल कर्तव्य की जो संख्या की जो हम बात करते हैं वो वर्तमान में कितनी हो गई है, वर्तमान में टोटल जो मूल कर्तव्य हैं वो विद्यार्थियों कितने हैं, टोटल 11 हो गए हैं। कितने हो गए, 11 मूल कर्तव्य। और इनके अंतर्गत जो 86वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत कि प्रत्येक माता पिता, अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। एज का जो रखा गया 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, यानी प्रारंभिक शिक्षा दिलाएंगे। और इसी के आधार पर अब जो है प्रारंभिक शिक्षा को क्या बना दिया गया, हमारे यहाँ मूल अधिकारों की श्रेणी में जोड़ दिया गया। विद्यार्थियों, जैसे हमने बात की थी कि जो सरकार, जो राज्य होता है, क्या राज्य, स्टेट, राज्य के वर्तमान समय में जो निर्धारक तत्व हैं वो कितने माने गए हैं, वो 4 माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 4। जब हम थिंकर्स के संदर्भ में पढ़ते हैं, थिंकर्स वाले पार्ट के अंतर्गत देखेंगे तो प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक विचारक थे जैसे मनु, कौटिल्य और शुक्र, उन्होंने राज्य के स्वरूप के बारे में जो है मोस्टली कौन सा सिद्धांत दिया था, सप्तांग सिद्धांत। अर्थात राज्य के उन्होंने 7 अंग बताए थे, जैसे स्वामी है, अमात्य है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है। तो इस तरह के जो जनरली उन्होंने 7 अंग बताए थे और उनको सप्तांग सिद्धांत कहा गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो है परिवर्तन होता गया, और परिवर्तन होने के बाद में आधुनिक समय में जब हम राज्य की संकल्पना पढ़ते हैं और राज्य की अवधारणा के अंतर्गत, तो वर्तमान समय में राज्य के जो हैं कितने अंग माने गए हैं, 4 अंग माने गए हैं। सबसे पहला जो जैसे निश्चित भूभाग आ गया,
क्या आ गया, निश्चित भूभाग। इसके अलावा जनसंख्या, ये दूसरा अंग होती है राज्य का, और तीसरा जो होती है वो सरकार होती है। सरकार महत्वपूर्ण होती है क्योंकि राज्य के जो लक्ष्य होते हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं, उनको क्रियान्वित करने का कार्य कौन करती है, सरकार करती है। और चौथा जो अंग आता है वो कौन सा आता है, वो आता है संप्रभुता। फोर्थ जो पार्ट है राज्य का कौन सा है, संप्रभुता। संप्रभुता महत्वपूर्ण तत्व है, इसको अंग्रेजी में जो है सॉवरेंटी कहा गया है, और सुप्रीनेस सबसे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। अर्थात जो है 26 जनवरी 1950 से पहले भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ जो है जो ब्रिटिश सरकार के अनुसार जो है शासन चल रहा था। यानी स्वतंत्र तो हमारा जो देश बना था वो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो वर्तमान समय में जो स्टेट या राज्य हैं, राज्य के जो तत्व माने गए हैं, कितने माने गए हैं, 4 माने गए हैं। कितने माने गए हैं विद्यार्थियों, 4। कौन कौन से, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, इसके अलावा सरकार, और कौन सा है, संप्रभुता। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सरकार क्या होती है, सरकार के द्वारा राज्य के लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, राज्य की इच्छाओं को मूर्त रूप दिया जाता है, उनको क्रियान्वित किया जाता है। सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अलावा जो राज्य हैं, वर्तमान में राज्य के जो हैं 4 निर्धारक तत्व माने गए हैं, जिसमें निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। तो 4 अंगों से मिलकर के जो है क्या बनता है, राज्य बनते हैं। राज्यों के टाइप के बारे में हम बात करें तो बहुत तरह के जो हैं, बहुत सारे राज्य होते हैं, इसके टाइप होते हैं। जैसे जनरली हम बात करें कि पहले प्राचीन समय में जो है राजतंत्रात्मक राज्य हुआ करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे जो है सामंतवादी राज्य थे। इसके अलावा वर्तमान समय में बात करते हैं तो लोकतांत्रिक राज्य हैं, इसके अलावा अधिनायकवादी राज्य हैं। तो इस तरह के राज्यों के जो हैं क्या होते हैं, टाइप होते हैं। आज विश्व के ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा को जो है क्या किया गया है, अपनाया गया है। तो विद्यार्थियों, हम मोस्टली रूप में कि जो है भारतीय संविधान के जो भाग हैं, भागों के अंतर्गत मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम क्या कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। और चर्चाओं के अंतर्गत हमने भाग 1 देखा, भाग 2 के अंतर्गत भाग 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, और इसके जो अनुच्छेद हैं ये 1 से लेकर के और 4 तक, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक। इसके अलावा जो भाग 2 है, कौन सा भाग, भाग 2, पार्ट 2 के अंतर्गत जो है भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता का हमने अर्थ देखा था, कल हमने चर्चा की थी कि जब किसी भी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण रूप से हम सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। और राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को फंडामेंटल यानी जो राइट होते हैं, मूल अधिकार क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। भाग 3 के अंतर्गत क्या है, भाग 3 का जो विषय है वो मूल अधिकार हैं, कहाँ से कहाँ तक उल्लेखित हैं, 12 से लेकर के 35 तक उल्लेखित हैं, जिसमें मोस्टली जो है कि अनुच्छेद 14 टू 18 और इसके अलावा 19 टू 22, इसके अलावा 23 और 24, इसके अलावा 25 टू 28, 28 तक, इसके अलावा 29 और 30 और इसके अलावा 32। इसमें जो है कि 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार उल्लेखित है, विधि के समक्ष समानता है, राज्य के अधीन आने वाली समानताएं हैं, इसके अलावा उपाधियों का अंत किया गया है, इसके अलावा अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है आर्टिकल 17 के अंतर्गत, 17 के अंतर्गत। और इस तरह की क्या है, समानताएं हैं। 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की जो स्वतंत्रता आती है वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इसके अलावा देश में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, निर्बाध रूप से जो है भ्रमण करने की स्वतंत्रताएं हैं। तो मौलिक रूप से जो है 6 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रताएं हैं। और जो 23 और 24 में है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। 23 में जो है बेकार प्रथा का जो है अंत किया गया है। इसके अलावा जो है 24 जो है इसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है कि 6 से और 14 वर्ष तक की जो आयु के जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको जटिल कार्यों में नहीं लगा सकते हैं।
इसके अलावा 25 से लेकर के और 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हमारा जो राज्य है वो कैसा राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य भी है। कौन सा राज्य है, पंथ निरपेक्ष। और विद्यार्थियों जो पंथ निरपेक्ष होता है, पंथ निरपेक्ष अर्थात ऐसा राज्य जो धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। राज्य के समक्ष सभी जो नागरिक होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, और राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म भी नहीं होता है। ये पंथ निरपेक्षता को जो अपनाया गया था, विद्यार्थियों ध्यान रखना कि 42वां जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, क्या थे, प्रस्तावना। और प्रत्येक देश का संविधान होता है, संविधान के प्रारंभ में प्रिम्बल्स होती है, प्रस्तावना होती है, और जो प्रस्तावना जो होती है वो संविधान की जो है क्या कहलाती है, आत्मा भी कहलाती है। इसके अलावा इसको कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना जो होती है वो किसी भी जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके जो मुख्य आदर्श होते हैं, इसके अलावा जो है लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उन सबको जो स्पष्ट करने का जो कार्य किया जाता है या करती है, वो कौन करती है, प्रिम्बल्स करती है। कौन करती है, प्रस्तावना या प्रिम्बल्स। तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में भी जो है क्या दी हुई है, एक प्रस्तावना दी हुई है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, बंधुता, अवसर, समता और अवसर की बंधुता उपलब्ध कराने वाली, जैसे लिखा है कि हम इस संविधान निर्माती सभा में 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। विद्यार्थियों आपको पता है भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया जाता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो लागू करने का जो कार्य किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी का एक हिस्टोरिकल डे के रूप में ऐतिहासिक दिन था, और जो रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव या संकल्प जो है क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए जो है भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो प्रस्तावना के अंतर्गत जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जो 42वां संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां, इसके द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें मोस्टली रूप में जो है कितने पहली बार संशोधन करते हुए। विद्यार्थियों एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल्स है, उसमें केवल आज तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुए हैं, एक बार, और वो कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन था 1976 1976 में। तो 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, एक तो जो है पंथ निरपेक्ष, कौन सा जोड़ा गया था जिसकी हम बात कर रहे हैं, पंथ निरपेक्ष, और दूसरा जो था वो समाजवाद, कौन सा, समाजवाद, सोशलिज्म, और तीसरा जो था वो क्या था, अखंडता। क्या था, अखंडता। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें ये 3 शब्द जोड़े गए, और इस प्रकार से जो भारत जो था, अपना जो देश है वो क्या बना, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य बना। कैसा राज्य बना, पंथ निरपेक्ष, अर्थात हमारा जो राज्य है ऐसा राज्य है जो नागरिकों के साथ में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो विद्यार्थियों कहने का मतलब कि जो मूल अधिकार थे, फंडामेंटल ऑफ जो राइट हैं, वो 12 से 35 तक हैं, और मौलिक अधिकार प्रारंभ में जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए थे, मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार प्रारंभ में जो है नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने प्रदान किए गए थे, 7, लेकिन वर्तमान में जो है कितने हैं, वर्तमान में 6 हैं, -1 कर दिया गया था, इसमें हटा दिया गया था। और जो वो अधिकार हटाया गया वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। विद्यार्थियों ये ध्यान रखना कि संपत्ति का जो अधिकार था ये जो हटाया गया, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके जो है संपत्ति के अधिकार को जो है अब क्या बना दिया गया है, केवल वैधानिक या कानूनी अधिकार। तो वर्तमान समय में जो नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं वो कितने हैं, वो
6 अधिकार प्राप्त है। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, जिसमें समानता का अधिकार है, इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत उल्लेखित है, जिसको महत्वपूर्ण क्या माना गया है? अधिकार माना गया है। क्योंकि उपरोक्त अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति इनको लागू कराने के लिए जो है किसकी शरण में जाने का अधिकार है हमें? जुडिशरी यानी न्यायपालिका। और जो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, सरकार का तीसरा अंग होती है, जिसका महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा जो हम ये कहें कि भाई मोस्टली जो इसका जो वर्क है, एक तो कि कानूनों की व्याख्या करना, इसके अलावा संविधान का कोई अगर उल्लंघन करता है, कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करने का काम करती है। इसके अलावा जो है संविधान की रक्षा करती हैं, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो मोस्टली ये इसके वर्क हैं, किसके? न्यायपालिका के। तो हमारे यहाँ जो है हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। कौन सी न्यायपालिका की? स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका जो होती है वो 2 तरह की होती हैं, एक प्रतिबंधित न्यायपालिका होती है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है विद्यार्थियों कि ऐसी जो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की समीक्षा करती है। क्या करती हैं? समीक्षा या जांच। और वो ये देखती है कि जो कानून बनाए गए हैं और जो लागू किए गए हैं ये कहीं संविधान के विपरीत तो नहीं है, या नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा न्यायपालिका को लगता है तो न्यायालय को या न्यायपालिका को जो है उसे रद्द करने का, शून्य घोषित करने का क्या प्राप्त होता है? अधिकार प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, न्यायपालिका का गठन, सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है या न्यायपालिका की जो सर्वोच्च संस्था है न्यायपालिका का जो गठन है, गठन ये पिरामिड की भांति हुआ है। किसकी भांति? पिरामिड की भांति न्यायपालिका का गठन हुआ है। और न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था की हम बात करते हैं तो कौन सा आता है? SC यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसके ये हमारी सबसे बड़ी जुडिशरी है, सबसे बड़ी न्यायपालिका है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसके अधीनस्थ जो न्यायालय होता है, जो प्रत्येक राज्य में होता है, 2 राज्यों पर एक भी हो सकता है, वो कौन सा है? उच्च न्यायालय। भारत में जो टोटल उच्च न्यायालयों की बात करते हैं, जो हाई कोर्ट हैं वो कितने हैं? 25 हैं, क्योंकि 2 राज्यों पे जैसे हरियाणा और पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। इसके अलावा विद्यार्थियों हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो होता है वो DC होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इसके बाद में जितने भी छोटे छोटे जो न्यायालय होते हैं उनको जो है कौन सा न्यायालय कहा जाता है? अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। आपको पता है न्यायालय के अंतर्गत यानी न्यायाधीश होते हैं। न्यायपालिका में कौन होते हैं? न्यायाधीश। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट में और इसमें हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं हमारे जो देश की जो संघीय जो कार्यपालिका है, और कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ 2 प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, जिसमें एक तो वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका में तो आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और देश के जितने भी महत्वपूर्ण पद होते हैं उन सभी पदों पर जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्तियाँ हैं, सेनाओं के 3 सेनाध्यक्षों की नियुक्तियाँ हैं। तो महत्वपूर्ण जो पदों पर जो नियुक्ति करने का जो काम करता है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों इस बात को। इसके अलावा जो है तो कहने का मतलब कि जो मूल अधिकार हैं, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका की शरण ली जाती है, न्यायपालिका के द्वारा लागू करवाया जाता है। और ये उल्लेखित है 12 से लेकर के 35 तक, जिसके अंतर्गत आपको मैंने बताया कि वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा।
अब फोर्थ के अंतर्गत पार्ट जो फोर्थ है संविधान का, उसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। और नीति निर्देशक तत्व जो हैं 36 से लेकर के 51 तक हैं। और ये जो प्रेरित हैं विद्यार्थियों, मूल अधिकार तो कहाँ से प्रेरित हैं, अमेरिका, ठीक है, कहाँ से हैं, यूएसए से। ओके, ध्यान रखना आप कि जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से, कहाँ से प्रेरित हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। और 36 से 51 में उल्लेखित हैं, जो कि सरकार के लिए ड्यूटीज़ का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से हमारे मूल कर्तव्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सरकार के भी क्या होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, जिनको नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत संशोधन, और संशोधन कौन सा था, ये भी 42वां था। 42वें के अंतर्गत जो है क्या जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य। ये कहाँ से प्रेरित हैं, ये रूस के संविधान से हैं। कहाँ से प्रेरित हैं, रूस के संविधान से, जो कि 51 में उल्लेखित हैं। प्रारंभ में जो है नागरिकों के जो मूल कर्तव्य थे वो 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जो है 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत कि प्रत्येक माता पिता अभिभावक जैसी भी स्थिति में हो, अपने 6 से और 14 वर्ष तक के इस जो आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। ये प्रत्येक नागरिक की क्या बनती है, ड्यूटीज़ बनती हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं। विद्यार्थियों, जो मूल अधिकार हैं और जो मूल कर्तव्य हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। मूल अधिकार हैं तो मूल कर्तव्य हैं, और मूल कर्तव्य है तो क्या है, मूल अधिकार। इसलिए इन दोनों को क्या माना गया है, एक दूसरे का पूरक माना गया। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने रिव्यू किया। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम भाग 5 से अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।